हाँ जी, क्या पढ़ने आए हैं आप लोग आज? नया नया लोग आ रहे हैं जी। ये 12th का क्लास है ये। कॉलेज स्टूडेंट, 12th का क्लास है, कहाँ हैं आप? क्लास 5। आपके आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो सही लग रहा है भाई। आपकी दोस्त नहीं है इस पे। हाँ जी, आगे बढ़े। क्या पढ़ने आ गए आप लोग आज? रेड फॉस्फोरस। अच्छा, वाइट तक हुआ था क्या? ठीक है, लिखिए रेड फॉस्फोरस के बारे में। और क्या किया जाए अब जिंदगी में, और क्या बचा है अब? क्यों लगा दीजिए भाई, क्यों लगा दीजिए अब? जगह ही नहीं है, पहले से 4 क्लास लगी हुई है। पहले से ही 4 क्लास है कल। आज भी लगी हुई है, कल भी लगा हुआ था। मैं मेरा मैक्सिमम पे ही चलता है भाई, जगह नहीं है। था है रहेगा। था ना कर रही है। जितना लग सकता है उतना लगा ही दिया गया है पहले। उनको लगता है कि जगह छोड़ा जाएगा। हाँ जी, लिखिए अब। कहाँ तक हो गया था, क्या बोले? रेड फॉस्फोरस से स्टार्ट करना है, ठीक है। वेरी गुड। लिखिए जी, बैठिए, अब क्या कर रहे हैं? रेड फॉस्फोरस के बारे में लिखिए। क्या जी, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कि तुम आगे बैठोगी उसको दिखे नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, ये सब बात हो रहा था आप लोगों में। लिखिए जी। रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस। Red phosphorus is obtained from white phosphorus. Red phosphorus is obtained from white phosphorus by heating it at by heating it at 573 Kelvin. By heating it at 573 Kelvin in an inert atmosphere. In at inert atmosphere. In an inert atmosphere for several days. In an inert atmosphere for several days. सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए। इट इज नॉन पॉइजनस। इट इज नॉन पॉइजनस एंड हैज चेन और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। एंड हैज चेन और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे आपका P4 वाइट कैसा था, डिस्क्रीट था, है ना। P4 के अलग अलग थे यूनिट्स, एक को दूसरे से मतलब नहीं था। बट ये कैसा हो जाएगा, पूरा चेन कैसे बनेगा वो बात करेंगे लास्ट में। लिखिए इसके बाद अगला पॉइंट। इट इज इनसॉल्यूबल इन बोथ वाटर एंड CS2। इट इज इनसॉल्यूबल इन बोथ वाटर एंड CS2। It is insoluble in both water and CS2. एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें। एंगुलर स्ट्रेन इन रेड फॉस्फोरस। एंगुलर स्ट्रेन इन रेड फॉस्फोरस is less compared to white phosphorus. Angular strain in red phosphorus
is less compared to white phosphorus and hence it is more stable than white phosphorus, and hence it is more stable than white phosphorus, hence it is more stable than white phosphorus. मोर स्टेबल देन वाइट फॉस्फोरस। देख लीजिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो देख लीजिए, है ना। वाइट फॉस्फोरस कैसा था जी, बता सकते हैं? वाइट फॉस्फोरस क्या कुछ ऐसा ही नहीं था क्या? देखिए और अभी बना देते हैं। हाँ जी बताइए, तो जो आपका वाइट फॉस्फोरस था वो कुछ ऐसा ही नहीं था, ये बताइए। ठीक, मतलब ये सारे क्या हो गए थे आपके डिस्क्रीट यूनिट, है ना। अलग अलग तीनों यूनिट्स क्या रहेंगे, तीनों अपने अपने P4 P4 P4। ठीक, ओके, एकदम वहीं जाकर के बैठिएगा, इतना जगह खाली है। ठीक है, बताइए क्या हो गया जी, ये तीनों क्या हो गया आपका P4 वाइट, है ना। तो तीनों कैसा है आपका डिस्क्रीट, अलग अलग। तो ठीक है P4 वाइट। रेड में क्या डिफरेंस आएगा वो समझिएगा, ये चेन बना लेता है। मतलब ये P4 लोग अगर ये फैसला करेगा कि यार हम लोग अलग अलग बहुत रह लिए और हम लोग दोस्ती कर ले और हम लोग हाथ मिला लेते हैं, तो क्या होगा वो देखिए, आप ध्यान से देखिए कौन से बॉन्ड हट जाएंगे P4 से, ध्यान देते रहिएगा। कौन सा गायब हो रहा है, समझे? मैं भी नहीं समझा। हाँ अब समझे, अब समझे, अब समझे। तो ये बॉन्ड इसका गया हवा खाने। अब इसने क्या फैसला किया, इन दोनों ने क्या फैसला किया, सबने क्या फैसला किया, चलो मैं जो हम लोग आपस में जो बॉन्ड बनाते थे, तुम एक काम करो उससे बनाओ और हम इससे बनाते हैं, ताकि हमारा क्या बनना स्टार्ट हो जाए, चेन बनना स्टार्ट। बाकी ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा और ये पूरा कंटिन्यू होता जाएगा ऐसा। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसलिए, रेड फॉस्फोरस जो है वो क्या है जी आपका व्हाइट से ही बन रहा है, और वो चेन या कह लीजिए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। और जो पहले और ज्यादा स्ट्रेंथ था कि मॉलिक्यूल के ये चारों तो बॉन्ड बना ही रखे थे, ये भी बॉन्ड बना रखा था, एकदम कॉम्पैक्ट कर रखा था, स्ट्रेन बढ़ा रखा था, वो एक भी बॉन्ड खुलने से थोड़ा सा राहत इसको लगा और थोड़ा सा एंगुलर स्ट्रेन कम हुआ। अच्छा ठीक, तो यही था आपका रेड फॉस्फोरस। अब आ जाइएगा ब्लैक फॉस्फोरस पे। सवाल क्या चीज से पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा, वो सब भी लिखवाया गया है ना कि इट इज सॉल्यूबल इन CS2 वाटर, ये सब लिखवाया गया। इस पे भी सवाल आया हुआ है इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट व्हाइट फॉस्फोरस, इनकरेक्ट अबाउट व्हाइट फॉस्फोरस, आपका रेड फॉस्फोरस। 4 ऑप्शन भर देगा, है ना। तो सब में ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ बनाइए, बिल्कुल बनाइए। और फास्फोरस के बाद एक और बात करना है, सल्फर, फिर जाने देंगे अपन। CH2 क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड, CH2। CH2 हाँ, मारिए मारिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, क्या जी पढ़ रहे हैं? हूँ पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं जी? नींद में लग रहे हैं जी आपको, तो मेरे से भयंकर नींद आ रही है अभी ऐसा नहीं करिए। बताइए जी, लिखिए अब ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस लिख लीजिए। ब्लैक फॉस्फोरस हैज अ नॉन प्लेनर 3D network like structure. Black phosphorus is a non-planar 3D network like structure. Non-planar 3D network like structure, ठीक है। ठीक, आगे लिखिए। ब्लैक फॉस्फोरस हैज 2 फॉर्म्स। ब्लैक फॉस्फोरस हैज
two forms. Black phosphorus has two forms. लिखिए अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. अब अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस के तारीफ में एक लाइन लिखिए. Alpha black phosphorus is formed when alpha black phosphorus is formed when red phosphorus alpha black phosphorus is formed when red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 Kelvin फुल स्टॉप के बाद लिखेगा सेम पॉइंट. इट कैन बी sublimed in air. It can be sublimed in air but does not oxidize in air. है ना. It can be sublimed in air but does not oxidize in air. इसका ये मतलब हो गया कि अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस किससे बनता है जी. रेड फॉस्फोरस को जब आप हीट करते हैं 803 केल्विन, बहुत ज़्यादा हो गया, इन अ सील्ड ट्यूब. ठीक है. और अगर इसको आप मौका देंगे तो ये क्या कर जाएगा, ये सबलाइम कर जाएगा बट वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा एयर में. मतलब एयर में उसको रखिएगा तो सबलाइम कर जाएगा, मतलब सॉलिड से कहाँ भाग जाएगा, वेपर में भाग जाएगा सीधा. बट वो ऑक्सीडाइज कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, सीधा फिजिकल स्टेट ही अपना बदल लेगा. है ना. ठीक. जैसे कि P4 लोगों का क्या था कि वो ऑक्सीडाइज करता था एयर में. ये ब्लैक वाला P4 वाइट का, ब्लैक वालों को ये चक्कर नहीं है, वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो सीधा ही कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में अपना. है ना. एक और पॉइंट लिखिए बीटा के बारे में. बीटा ब्लैक फॉस्फोरस is prepared by heating. Beta black phosphorus is prepared by heating white phosphorus at white phosphorus at 473 Kelvin. under high pressure. फुल स्टॉप के बाद लिखिए it does not burn in air up to 673 Kelvin. It does not burn in air up to 673 Kelvin. थोड़ा सा टेम्परेचर डेटा है, थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा. है ना. अब वो इनऑर्गेनिक है तो इन्फॉर्मेशन तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको. ये भी ब्लैक फॉस्फोरस भी हो गया ख़त्म. अब नीचे नोट बना के दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर लिख लीजिए और फिर हम लोग आ जाएंगे सल्फर पे. फॉस्फोरस ख़त्म. नोट बनाकर लिखिए पहला. ठीक है. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी. बताइए जी क्या ऑर्डर होगा. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा होगा जी, वाइट रेड की ब्लैक. ब्लैक है ना. तो लिखिए इसमें ब्लैक ग्रेटर देन रेड ग्रेटर देन वाइट. वाइट सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म है ना. क्यों? क्योंकि उसमें एंगुलर स्ट्रेन क्या है आपका, मैक्सिमम. ठीक है. ब्लैक रेड देन वाइट. और नीचे लिखिए आप रिएक्टिविटी ऑर्डर. ये क्या होगा जी इसका, क्या आएगा ऑर्डर रिएक्टिविटी का. सबसे ज़्यादा कौन होगा, वाइट. जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा वही तो ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढता रहता है. जो वहाँ पे खुश है एकदम वो तो चिल करेगा. जो परेशान है वही तो ऑल्टरनेट ढूंढता है ना. क्या करे, रिएक्ट कर जाए क्या, भाग जाए क्या कहीं.
ठीक है, ओके। तो ये था आपका ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली, सल्फर के एलोट्रॉप्स। क्या बात किया जी, कल किसकी बात, सॉरी फॉस्फोरस के, कल किसकी बात हम लोगों ने करी थी, कार्बन। तो मेनली आप समझिए तो हम लोगों को 3 की बात ज्यादा करनी है। ग्रुप 14 में किसकी बात करनी होती है, कार्बन की, ग्रुप 15 में फॉस्फोरस की, और ग्रुप 16 में मान लीजिए सल्फर की थोड़ी सी बात हम लोगों को ज़्यादा करनी होती है, ठीक है। बाकी लोगों का भी होता है बट उन लोगों की हम लोग उतनी बातें करते नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, वाइट रेड देन ब्लैक। चलिए लिखिए अब। कौन रो रहा है जी, अब हो गया, अब क्या बोलता रहता है एक ही बात। चलिए लिखिए अब, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। वैसे 3 होते हैं बट मेनली 2 हम लोग बात करेंगे, तो लिख लीजिए एक बार। सल्फर फॉर्म्स न्यूमरस एलोट्रॉप्स, sulfur forms numerous allotropes of which forms numerous allotropes of which the yellow rhombic of which the yellow rhombic, येलो रोम्बिक के बाद ब्रैकेट में कर लेना अल्फा सल्फर, अल्फा सिंबल बना देना, सल्फर रोम्बिक अल्फा सल्फर, एंड मोनोक्लिनिक, एंड मोनोक्लिनिक ब्रैकेट में करिएगा बीटा सल्फर, मोनोक्लिनिक ब्रैकेट में बीटा सल्फर, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सल्फर फॉर्म्स न्यूमरस एलोट्रॉप्स ऑफ विच द येलो रोम्बिक अल्फा सल्फर एंड मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर फॉर्म्स आर मोस्ट स्टेबल। समझ रहे हैं क्या? तो सल्फर के कौन 2 आप मेनली बोलिएगा एलोट्रॉप्स, क्या क्या जी, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ठीक है, ठीक है। और आपने ये सब नाम पहले से भी सुनते आ रहे हो आप। अगर आपने थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ा है तो थर्मोकेमिस्ट्री में भी आपको बताया जाता था कि किसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, तो उसमें आप देखे होंगे कि आपने सल्फर का रोम्बिक फॉर्म का 0 बोला था, ना कि मोनोक्लिनिक, क्योंकि थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल शायद वही रहेगा। ये सब देखिएगा थर्मोकेमिस्ट्री के नोट्स में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सेकेंड पॉइंट पे। लिखिए, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, the most stable form at room temperature the most stable form at room temperature is rhombic sulfur. The most stable form at room temperature is rhombic sulfur. Which transforms to monoclinic sulfur, which transforms to monoclinic sulfur, which transforms to monoclinic sulfur when heated above, when heated above, when heated above 369 Kelvin, 369 Kelvin, केल्विन। हाँ, मगर टूट करके सामने आ जाएगा कि गिर जाएगा क्या? आप देखो इधर जी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सल्फर। सल्फर वाले कैसे होते हैं, येलो होते हैं, है ना, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ क्या जी, नहीं बता रहे आप लोग। तो इसमें क्या बताया गया
कि आपका अगर कौन सा फॉर्म है जी, रोम्बिक सल्फर है ना, और रोम्बिक सल्फर को हम लोग क्या भी बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं जी, अल्फा सल्फर। और एक और क्या है आपका, मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बीटा सल्फर। तो वो अगर अल्फा बीटा भी यूज करता है तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है कब, अगर टेम्परेचर क्या रहेगा 369 केल्विन से ज़्यादा, और ये इसमें कन्वर्ट होगा अगर टेम्परेचर क्या रहेगा 369 केल्विन से क्या जी, कम। समझ रहे हैं क्या? तो हम लोग इसी जो, अच्छा आप पूछिएगा सर ये 369 केल्विन पे क्या होगा, एट 369 केल्विन पे क्या होगा, बोथ फॉर्म्स विल बी इक्वली स्टेबल। समझ रहे हैं क्या? बोथ फॉर्म्स विल बी क्या जी, इक्वली स्टेबल। क्योंकि 369 केल्विन से ज़्यादा पे कौन स्टेबल होगा जी, बताइए तो, 369 केल्विन पे से ज़्यादा पे कौन स्टेबल होगा, हट, मोनोक्लिनिक। ये क्या मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे 369 से, तो ये एरो क्या बता रहा है, ये इसमें भाग जाएगा, और अगर इससे कम रखिएगा तो एरो क्या बता रहा है, ये इसमें भाग जाएगा, जो स्टेबल है उसी में ना जाएगा जी। तो 369 से ज़्यादा पे कौन स्टेबल है, मोनोक्लिनिक, और कम पे कौन है आपका, रोम्बिक। इसलिए ऊपर लिखवाया भी गया है कि रूम टेम्परेचर पे कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, रोम्बिक, क्योंकि रूम टेम्परेचर तुम्हारा कितना होगा 298 केल्विन, 298 केल्विन तो क्या होगा आपका 369 से कम ही होगा ना, तो वो यही स्टेबल रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप किस पे चेक कर रहे हैं 369 केल्विन पे ही देख लिए तो वैल्यू क्या आएगा, दोनों क्या आ जाएगा, इक्वली स्टेबल, है ना। अच्छा, एंड ये जो आपका 369 केल्विन टेम्परेचर है ना, इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कैसा टेम्परेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं जी, क्यों ऐसा बोलते हैं समझ गए ना, क्योंकि इसी टेम्परेचर के ऊपर नीचे पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है कि ये उसमें जाएगा या इधर आएगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी पूछता है अगर तो इसको बना लीजिए नीचे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गजब, मज़ा आ गया, आगे बढ़ रहे हम लोग अब। क्या जी, सब ठीक है? क्या जी, कहाँ थे आप सुबह से? आप पूछो उससे। हाँ, कहाँ थे बताओ? रास्ता क्या करता है रास्ता में जी? पढ़ते हैं, पढ़ रहे थे कल? ये क्या पूछ दिए सर? पढ़ाई लिखाई, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेला घूम रहा है? कहाँ वाला मेला घूमते हैं ज़्यादा आप? कहाँ मन लग रहा था आपको कल? मैं कहीं वाला नहीं घूमता हूँ। कहाँ पे सबसे अच्छा बना है इस बार? धुरवा में। तो रात में तो ट्रैफिक इतना रहता है कि यहाँ से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। चलिए इसी बात पे, हे क्या कर रहे हैं आप उनके साथ? पढ़ने ना आए थे आप? डैश टाइप की हरकत नहीं क्लासरूम में। आइए इधर लिखिए, लिखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, एक दो और कंपैरिजन इनमें देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ रोम्बिक, डेंसिटी ऑफ रोम्बिक, अगला पॉइंट लिखिए ना जी। डेंसिटी ऑफ रोम्बिक सल्फर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। ये सब पूछा नहीं है बट है इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिए, कभी पूछ ही लिया तो क्या करिएगा। डेंसिटी ऑफ रोम्बिक इज ग्रेटर देन मोनोक्लिनिक। नीचे लिखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक is less than monoclinic, melting point of rhombic is less than monoclinic,
अब ये सब इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिए, इससे बच नहीं पाइएगा आप, है ना, क्योंकि अपन कुछ वहाँ पे मापने नहीं जाएंगे उसको, बट ध्यान दीजिएगा कि जो आया वही होगा। अब खत्म हो गया, एक ही बार का था, गया वो। हाँ जी, अगला पॉइंट लिखिए अब, नेक्स्ट। अगला पॉइंट लिखिए, दे बोथ हैव S8 फॉर्मूला, दे बोथ हैव S8 फॉर्मूला, दे बोथ हैव S8 फॉर्मूला and both have crown shaped structure, both have crown shaped structure, both have crown shaped structure। कुछ भी कर सकता है ये, इसमें कोई हंसेगा नहीं, कुछ भी कर सकता है, सब उसको अलाउड है। बताइए जी। ठीक है, एक और बात लिख लीजिए, एक और बात सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखिए, बोथ आर सॉल्यूबल इन CS2, CS2, both are soluble in CS2 and insoluble in water, both are soluble in CS2 and insoluble in water, CS2 and insoluble in water। आगे लिख सकते हैं, मन करे आपका, बोथ आर येलो इन कलर, है ना, वो स्टार्टिंग में ही लिखा दिया था वैसे, दोनों का, सल्फर का येलो कलर है ना, इंडस्ट्री में हम लोग जाते हैं और कहीं येलो कलर का पत्थर रखा टाइप का आपको दिखे, समझ आना वो सल्फर है जो रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, और फिर आ जाएंगे एक दो और बातें छोटी मोटी, वो इनके बारे में नहीं, वो इन जनरल सल्फर के बारे में, और फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन, और फिर हमारा आ जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट पे अपन। देखिए क्या बताया गया जी, क्या पढ़ा रहा था मैं, स्ट्रक्चर ऑफ S8, है ना, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है S8, और दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है ना, क्या डिफरेंस है वो आगे हम लोगों ने बात कर लिया, स्टेबिलिटी एंड बाकी सब। कैसा स्ट्रक्चर होता है जी एसिड का, केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने थोड़ा सा हो सकता है बात किया हो सकता है नहीं किया हो, तो कैसा इसको लिखते हैं अपन, कैसे बनाते हैं जी, समझ गए क्या, कैसा बना दीजिए जी, 2W बना दीजिए, समझ गए क्या, बस, तो जो बनेगा वही, ठीक। और जो जो इसके वर्टिसेस है, कॉर्नर्स है, वहां कौन प्रेजेंट है, इसका मतलब सल्फर, ठीक है, यही आपका क्या है S8। अच्छा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा, कितना होता है 107 डिग्री, और जो आपका बॉन्ड लेंथ आता है वो कितना आता है आपका 204 पिकोमीटर, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ फिर भी ध्यान नहीं रखिए चलेगा, एक बार को एंगल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, कभी पूछ ले तो फिर दिक्कत हो जाए, नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा, अब 2 पॉइंट और लिखवा दे रहा हूं, जो ये एरोट्रॉप्स की नहीं है, वो सल्फर का थोड़ा सा इन जनरल है, उसको सुन लीजिएगा एक बार, लिखिए, सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट इन, sulfur also exist in, sulfur also exist in several other modifications, sulfur also exist in several other modification, several other modification, several other modification containing S6, जहां S8 लिखा हुआ है वहां S6 करिए, डैश लगाइए एक, S20, S20 सल्फर, सल्फर एटम्स पर रिंग, सल्फर एटम्स पर रिंग, and also in cyclo S6 form,
एंड ऑल्सो इन साइक्लिक, सॉरी ऐसा नहीं, काटो, एंड ऑल्सो को हटा दीजिए, एंड इन साइक्लो S6 फॉर्म, एंड इन साइक्लो S6, ठीक है, एंड इन साइक्लो S6, ठीक है, इट adopts the chair form structure, it adopts the chair form structure, it adopts the chair form structure, it adopts the chair form structure, ठीक है। ठीक है, समझा दूंगा इसका क्या मतलब है, एक और पॉइंट पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। हाँ बनाइए, ये चेयर फॉर्म टाइप का है थोड़ा, है ना, ऑर्गेनिक में आपने थोड़ा बात किया होगा, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, तो चेयर फॉर्म की तरह है, ठीक है। चलिए लिखिए आगे, लिखिए नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, एक लाइन का है फिर खत्म। at elevated temperature, ब्रैकेट में कर लीजिए, अराउंड 1000 केल्विन, at elevated temperature around 1000 Kelvin, S2 is dominant, S2 is dominant species, S2 is dominant species and is paramagnetic like O2, and is क्या जी, paramagnetic like O2, and is paramagnetic like O2। देखिए आखिरी के दो पॉइंट में ये लिखवाए गए, ये स्ट्रक्चर के बाद से, है ना, क्राउन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर के बाद से ये पहले बताया गया कि जो सल्फर है उसका तो हम लोग मेन क्या मान लेते हैं, फॉर्मूला S8 मान लेते हैं, है ना, जबकि उसको आपको अदर मॉडिफिकेशंस मतलब बाकी फॉर्मूले में भी देखा गया है, जो फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता है, S6 टू S20 तक जा रहा है ना, बट बाकी सब रेयर है, मैक्सिमम यही है, समझिए। अच्छा, फिर उसमें एक लाइन लिखा दिया गया कि उसमें जो आपका S6 वाला फॉर्म होता है, साइक्लो S6, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म। एक इन्फॉर्मेशन था, ध्यान है, ठीक है, कहीं पूछ ले, मान लीजिए बोल लेगा कि इनमें से कौन सा चेयर फॉर्म में होता है, दे देगा ऑप्शन S8, S6, S2 को एक भर देगा, तो आपको S6 अगर ध्यान रहा तो। और एक लास्ट वाला पॉइंट बस ये बोल दिया कि क्या सल्फर सिर्फ S6 से S20 तक ही रहता है और किसी फॉर्म में नहीं रह सकता है, तो उसने बोला कि ऐसा नहीं है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर अराउंड 1000 के आसपास आप चले जाइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो सल्फर है वो S8 सब में नहीं करेगा, S6 S20 नहीं, किस में करेगा, S2 में कर जाता है एग्जिस्ट। अच्छा, और फिर वो पूछेगा कोई कि ये पैरा होगा डाया होगा, तो S2 भी किसके जैसा हो जाएगा, O2 के जैसा ही, और O2 पैरा होता है तो ये भी पैरा हो जाएगा, कभी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, एक और थोड़ा सा लिख लीजिए आप जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिख लीजिए छोटा सा कंपैरिजन, है ना, इतने में ही हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसमें कुछ लिखवाना भी नहीं है। कंपैरिजन ऑफ O2 एंड O3, कौन है जी ये O2 O3 क्या है बताइए। O2 कौन है जी आपका, ऑक्सीजन, बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं इसे, डाई ऑक्सीजन भी बोल देते हैं, और ये क्या है हमारा, ओजोन, क्या है जी, ओजोन, सही बात है क्या। तो हमें बताइए कि इसमें डाया कौन पैरा कौन, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख ले रहे हैं, ये क्या होता है जी, बट पढ़ता लिखता है नहीं यार, डाया मैग्नेटिक, है ना, सॉरी क्या लिख दिया मैं, पैरामैग्नेटिक, और ये क्या होगा आपका, डाया मैग्नेटिक, है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, और हम लोग इन दोनों में बोलते हैं कि थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल कौन है जी आपका, O2, है ना, थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल, ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे, जिसके कारण ये लिखाया गया, थर्मोडाइनमिकली क्या जी, लेस स्टेबल, ध्यान रखिएगा। थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल कौन है जी आपका, O2, कम कौन है जी,
O3। इसलिए कभी अगर ऐसा रिएक्शन हमें लिखना पड़ता है ना, देखो तो आपसे ऐसा पूछेगा कि बताओ जी ये जो आपका कन्वर्जन है ये इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। कई बार थर्मोकेमिस्ट्री इसके आसपास काम पड़ता है और क्लास 11th में आपको पढ़ा होगा, क्लास 11th के जो बैचेस में क्लास चल रहे हैं उनमें आए दिन ऐसा सवाल देखने को मिल जाता है ना। तो बताइए ये इंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, क्या होगा, उन लोगों को सोचना पड़ता है। तो इसका डेल्टा एच सोचिए, दोनों में से थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल कौन है आपका, O2 ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसके पास एनर्जी क्या होगी, कम रही होगी, इसके पास एनर्जी क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। तो कम से ज़्यादा एनर्जी कैसे हो गया, मतलब शायद इसने एनर्जी लिया है, मतलब कैसा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक। वही इसको पलट के लिख देता अगर, समझ रहे हैं क्या, कि O3 से O2, तो फिर O3 क्या है आपका, लेस स्टेबल, O2 क्या है, मोर स्टेबल। तो लेस में ज़्यादा एनर्जी और मोर में कम एनर्जी, तो एनर्जी कम कैसे हो गई, शायद एनर्जी उसने रिलीज कर दिया, एक्सोथर्मिक होगा, है ना। ये सब छोटी मोटी बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए ये हुआ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों में कल भी क्लास है जी, कल भी क्लास है, कल भी आप लोग नहीं, मेरी क्लास, मेरे को अपनी क्लास से ना मतलब है यार, गजब तुम रोना रोने लगता है अपना तुरंत कि हाँ सर जानते हैं हम लोग को कल भी बुलाया है, रोया मत करो। हाँ वेरी गुड। तो कल क्लास नहीं है आप लोगों में, हाँ हाँ ठीक है, भागना एक्स्ट्रा क्लास लग रहा है अभी। चलिए इधर आइए, अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं किसकी, क्या होगा बताइए इधर, एक और क्या आएगा जी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। इस पे भी सवाल आ जाता है, 2 साल पहले ही आया था, कैसा सवाल है देख लीजिए आप। हाँ जी आगे बढ़े, क्या जी, कहाँ चला गया आपका दोस्त लोग सब, ये कहाँ चला गया, जैसे बैठा करता था, ये सब क्या करेगा। देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है जी, देखिए इसमें क्या होता है ना, सब इधर ध्यान देगा, क्या फोन में लगा रहता है सब। देखिए जी इसमें क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे कि इसमें ना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है। क्या मतलब, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से अगर क्या करने लगे, मना करने लगे, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं कि कैसा केस आ रहा है ये, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट मतलब वही कि रिएक्शन ना करने का एक टेंडेंसी, पेयर मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा बिहेवियर दिखाएगा, और उसके कारण जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो एक लाइन में इसको थोड़ा समअप कर लीजिए, लिखिए जल्दी से, इनर्ट पेयर इफेक्ट में लिखिए, द रिलक्टेंस ऑफ the reluctance of the electron pair, the reluctance of electron pair of outermost shell to participate in a chemical, ऐसा नहीं करिए, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा कर सकते हैं, इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखिए क्या इसका मतलब है, समझाता हूं मैं। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है आपका, एक तरह से क्या होता है जी, क्या जी स्कूल नहीं जाते हैं क्या। रिलक्टेंस का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, है ना, कि आप मना करना, है ना, आपको दोस्त लोग बोले चलो घूमने चले, आप मना कर रहे हैं, तो एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो रिलक्टेंस है ना, वो क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस कहिए, रिलक्टेंस एक ही वर्ड है। तो क्या कहा इसने, किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या करना, रिएक्शन के टुवर्ड या बॉन्ड फॉर्मेशन के टुवर्ड्स मना करना कि नहीं मेरे को नहीं करना है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि एक पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, एक तरह से इनर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें काम की बात है, हम लोग उस पर आते हैं। देखिए, जैसे हम लोग बात करें और कौन कौन से ग्रुप में ये इफेक्ट विजिबल होता है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यही 3 में लगेगा, ठीक है। 16 में नाम मात्र का थोड़ा बहुत बात कर लिए तो कर लिए, बाकी मेन किस में लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ग्रुप 13, 14 एंड 15। अभी नोट नहीं करे तो नोट करने लगता है ना, अभी लिखवाएंगे और तेज बन रहा है ज्यादा, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 13 के क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। इसका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्या जी, लेड, ठीक है, टिन और लेड। इसमें क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। सही बात, तो ये सारे आ रहे। बात नहीं है सुबह क्या कर रहा है, तुम बैठा है बीच में, बात नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय उन लोगों को बोलते रहो कि ज़्यादा नहीं, समझ गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब इधर देखिए, ग्रुप 13 की हम लोग बात करें तो ग्रुप 13 का क्या, आखिरी वाले शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी तरीके का नहीं आएगा क्या, सोच कर देखिए एक बार आप, किसी का भी आप सोच कर देखिए, ऐसा ही आएगा। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लीजिए कि आपने एल्यूमिनियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो क्या लिखेंगे आप, पहले तो नियॉन तक का लिखिएगा ही 10, है ना। उसके बाद फिर आपका 3s2 3p1, एटॉमिक नंबर 13 है ना, तो उसका तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा एल्यूमिनियम का, 3 है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा 3s2 3p1। इसके लिए क्या आ जाएगा, लिखिए बोरॉन का 1s2 2s2 2p1 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1, सब उसी ऑर्डर में आ रहा है। और इसका और क्या हो जाएगा, एक से बढ़ जाएगा 3s2 3p2 3s2 3p3, समझ रहे हैं ना, इसलिए ऊपर में इस तरीके से लिखा गया है। अब देखिए हम लोग ये बात करेंगे ना कि डिफरेंट कंपाउंड्स में, अभी देखिएगा सवाल भी आएगा ये सब, डिफरेंट कंपाउंड्स में देखा जा रहा है कि जैसे गैलियम है ना, वो जनरली 2 तरह का कंपाउंड बनाएगा, एक जिसमें उसका स्टेट क्या रहेगा आपका +1 रहेगा, और एक जिसमें उसका स्टेट क्या रह सकता है +3 रहेगा। क्या क्या रहेगा जी, और +3। इसका क्या मतलब है, ये 2 बनाएगा, एक क्या रह सकता है +2 और एक क्या रहेगा +4। ये लोग जो है वो जनरली 2 बनाएंगे, इधर वाले खास करके, उसमें क्या क्या आएंगे +3 और +5। इसका ये मतलब है कि अगर जो भी आपको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, बॉन्डिंग में जाना है, जो भी आपको करना है, अगर ये लोग क्या किया ग्रुप 13 वाला, सिर्फ अपना NP वाला इलेक्ट्रॉन ही दिया और इसका NS वाला इलेक्ट्रॉन बोल दिया कि मेरे को नहीं जाना है इसमें, तो वहां पे क्या स्टेट आपका आ जाएगा +1। और अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल N है और ये कोई नखराबाजी नहीं किया और पूरा ही आ गया, तो कितना आ सकता है फिर 3। ऐसे होने का कोई सेंस नहीं बनता है कि सर खाली +2 बोलिए ना, ये वाला गया, कैसे जाएगा, वो तो और अंदर पड़ा हुआ है। जब अंदर वाले तक ही कोई हमला कर दिया तो बाहर पे तो हमला कर ही दिया नहीं यार, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए चाहे तो 1 जाएगा और चाहे तो पूरा जाएगा, चाहे तो 2 जाएगा P वाला और चाहे तो पूरा जाएगा, समझ गए। इसलिए यहाँ पे 2 स्टेट यही दिखाया जा रहा है। बोलेगा कि क्या आपका गैलियम +4 में रह सकता है, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, काहे को रहेगा, कोई कारण समझ नहीं आ रहा है हमें, ठीक है। अच्छा ओके, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब 1-2 बातें और आप नोट कर लीजिए, आपने नोट नहीं किया है तो लिखिए, और किया है तो गलत किया है पहले तो लिखिए आप उसको भी, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट सेज, इनर्ट पेयर इफेक्ट सेज क्या कहता है, ये लिखिए, सेज stability of the lower oxidation state, says that the stability of, तुम लोग इसको लेकर जाओ रात में और उसको छोड़ के नहीं देता है, वहीं पे दूर ले जा करके 10 किलोमीटर घूमो चलो और छोड़ दो इसको, और कम से कम 2 क्लास ये नहीं आए मेरा, तुम लोग को मैं 200 रुपए दूंगा, समझे, इसको छोड़ दो कैसे भी करके। अरे रात में ऐसा छोड़ दो कि आ ही ना पाए, वो इतना दूर ले जाओ, गाड़ी भी नहीं चलता हो उधर, और इसको देख के कोई लिफ्ट भी नहीं देगा, डर जाएगा पता नहीं कि कहीं किडनैप उडनैप ना कर ले, समझे, जैसे इसका हरकत है कोई इसको किडनैप भी नहीं करेगा, पता चला उसी को किडनैप उल्टा हो गया, और तो इसलिए इसको दूर ले जाइए और ले जाकर छोड़ दीजिए इसको उधर,
कि ये अगले 1 वीक तक ना आ पाए। समझ रहा है कि नहीं? अरे मेरे को किडनैप करेगा क्या जी? अरे तुम ये क्लास बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है यार, मतलब आखिरी कर देता है, सब पूरा क्लास एक तरफ और ये जहां रहेगा एक तरफ। ये नहीं आया था, वो लोग बात कर रहा था बट बेचारा थोड़ा सा आराम से बात कर रहा था, थोड़ा सा ये आया बस पता नहीं एम्पलीफाई हो जाता है पूरा, बहुत खत्म है जी। आइए इधर हम लोग, हाँ आगे बढ़े। हाँ तो क्या बोला, क्या लिखा हम लोगों ने? इफेक्ट सेज दैट है, सेज दैट क्या? हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, lower oxidation state increases as we go down the group, as we go down the group, as we go down the group, as we go down the group। ठीक है, क्या मतलब है? अब देखिए, अब सबसे मेन बात यही है और सबसे काम की बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा और बातों पे नहीं। देखिए जी क्या होगा अब, जैसे ये लोग क्या क्या स्टेट दिखा सकता है बताइए, +1 और +3, ये बात ऊपर ही आपको समझा दिया गया, +1 और +3, +1 और +3, यही इन लोगों के चांसेस हैं। ये भी क्या दिखाएगा आपका, +2 और +4। आखिरी के 3 वालों पे ही हम लोग ज़्यादा बात करते हैं, ऊपर वालों में थोड़ा सा पंगा रहता है कि ज़्यादा कोई स्टेट दिखाए ना दिखाए। जैसे एल्यूमिनियम है, मेटल निकल गया तो ये +1 दिखाता ही नहीं है, खाली +3 दिखाएगा, तो इस पे इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर वाले को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, कितना आ गया आपका, +3 और +5, +3 और +5, समझ रहे हैं क्या? अब देखिए जी सब लोग इधर ध्यान दीजिए, सबसे मेन बात, यार ये एकदम सही में यार गजब है ये। देखिए इधर अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी के ऑर्डर का, तो बताइए गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, अब मेरे को बताइए कि अगर ये +1 स्टेट में है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, तो इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है ये बताइए, सोचिए और जल्दी बताइए, ज़्यादा स्टेबल कौन है? फिर इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? बताइए जी। अब देखिए जी, ये आप बताइए कि इसका लोअर वाला स्टेट है या हायर वाला है? लोअर है ना, क्योंकि 1 और 3 दो पॉसिबिलिटी था, आपने 1 की बात करी, तो हमें पता है कि लोअर स्टेट नीचे जाते हुए क्या होता जाता है, स्टेबल होता जाता है, ज़्यादा स्टेबल। मतलब थैलियम +1 क्या है, इंडियम और गैलियम से ज़्यादा स्टेबल है। क्या बात समझ रहे हैं? ये कौन कह रहा है? इनर्ट पेयर। अच्छा, यहां भी क्या होगा जी, लोअर वाला स्टेट क्या होता जाएगा, ज़्यादा स्टेबल। यहां भी क्या होगा जी, लोअर वाला स्टेट क्या होता जाएगा, ज़्यादा स्टेबल। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, तो ये एक बॉक्स जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी सुन लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, गैलियम का एक और कौन सा स्टेट हो सकता है, +3, तो इंडियम का भी, थैलियम का भी +3। अब इनके हायर स्टेट्स को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं जी, हायर स्टेट्स को हम लोग अब अगर लेते हैं तो क्या होगा बताइए, और इनको हम लोगों को कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बताइए जी। अब बोल रहा है कौन है, तो हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, है ना, ज़्यादा स्टेबल कौन आ जाएगा आपका, गैलियम, क्योंकि हायर वाला नीचे बढ़ता है, लोअर वाला नीचे आते हुए स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है, हायर वाले की कम होती जाएगी। समझ रहे हैं क्या? तो ये एक दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और एकदम सिंपल है ये सब, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने उन लोगों को उनके लोअर स्टेट में लिया है, तब नीचे आते हुए क्या होगी, बढ़ेगी स्टेबिलिटी, और अगर हायर वाली की लिया है तो फिर क्या होगी, कम होगी। अच्छा, एक और बात देख लीजिए, अब मान लीजिए आपसे क्या पूछ लिया जाए, गैलियम +1, गैलियम +3, इंडियम +1, इंडियम +3, बताइए, सोचिए क्या होगा। अब इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है ना, ठीक है, तो मैं इतना बना दिया, मैं ऐसे ही कर देता तो और थोड़ा आसान भी रहता है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ, अभी हटा नहीं रहा हूँ मैं, देखो इसको आसान कर दूंगा, है ना, जैसे 3-3 बॉक्सेस से अच्छा है एक ही बॉक्स में ये सारी बात कवर हो जाएगी। ठीक है,
देखिए इधर सब लोग ये बातचीत। देखिए सबसे पहले क्या था आपका, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कौन रो रहा है जी, किसको मार खाना है ये बताओ। जर्मीनियम, टिन, लेड, जर्मीनियम, टिन, लेड, फिर कौन कौन है आपका, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, हाँ जी बताइए तो कौन किससे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या बात समझ रहे हैं, इधर देखिए, है ना। बताओ जी इनके में ऑर्डर क्या होगा, +1 वाला लोअर वाले है ना तीनों का, तो कौन स्टेबल होगा, नीचे आते हुए स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इनर्ट पेयर ने सिखाया। हायर वालों में क्या ऑर्डर आएगा, ऊपर वाले ज़्यादा। इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा, अब ध्यान दीजिएगा, गैलियम 3+ स्टेबल है, इंडियम +3 स्टेबल है, बट थैलियम में कौन स्टेबल है आपका, मतलब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, इसमें बताइए क्या होगा, इधर देखिए जी, डाउन द ग्रुप लोअर वाला है ना, लोअर स्टेट है ना जी। अरे ग्रुप 14 के लिए कौन दो स्टेट आता है, 2 और 4, और 2 वाले की बात हो रही है तो वो लोअर स्टेट है ना जी, 4 ना हायर है, तो लोअर वाला नीचे आते हुए क्या होता है, हायर वाला क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अच्छा, और अगर इनमें आपस में बोलेगा तो स्टेबल कौन है आपका, हायर वाला, हायर वाला आखिरी वाले में लोअर वाला, देखिए वहां भी वही काम किया था, हायर हायर, यहां पे लोअर, अगर आपस में कराए कंपैरिजन। हाँ जी, नीचे आते हुए क्या होगा, बढ़ेगा, इधर क्या होगा, और इन दोनों में हायर वाला लोअर वाला, समझ रहे हैं क्या चल रहा है, ठीक। और एक लास्ट छोटा सा, कभी अगर इन तीनों में ही आपसे पूछ ले कि तीनों का लोअर वाले में कौन अच्छा है, हाँ जी, अगर इन तीनों में पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा कौन स्टेबल है आपका, बस ये अगर आपने 4 डब्बा ध्यान रखा तो आपका इनर्ट पेयर का सवाल, मतलब ऐसे तो पूछेगा तो गलत नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट ही 4 डब्बों में कंटेंट है पूरी तरह से। और जो सवाल आया भी है ना, लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें भी डायरेक्ट ही पूछा था, ऐसे पूछ रखा था, 4 ऑप्शन जो बनाया था उसमें ऑप्शन ऐसे दे रखा था कि कौन सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही है, और उसमें क्या था आपका, इंडियम +1 या इंडियम +3, SN +2 या +4, फिर आपका +2 या +2, समझ रहे हैं क्या, इसी में से कोई 4 पकड़ के दे दिया था, और आपको सबका ऑर्डर यहां दिखाया हुआ है, समझ रहे हैं बात, इसको नोट करिए। लोअर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आते हुए स्टेबल होता है, हायर वाला कम स्टेबल होता है, और फिर सबसे आखिरी वाले को छोड़ करके अगर ऊपर वालों का अपने में लोअर हायर देखा जाए तो हायर वाला स्टेबल है, आखिरी वाले में सिर्फ लोअर वाला स्टेबल है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस पे देखेंगे क्वेश्चंस कैसे वो पूछ सकता है। पढ़ने ना आए थे जी, ये देखो कितना अच्छा अपने काम में लग गया, पढ़ रहा होगा, पूरा खत्म है जी ये। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि ये टेबल वाला सवाल, और कई बार तो इसी पर डायरेक्ट पूछ दिया है, जैसे क्या, देखिए आप जल्दी नोट करो जी, इतना अभी इसी को लिख रहे हो गया आप लोगों का, चलिए चलिए हो गया हो जाएगा, समझ गया, भागिए, चलिए हो गया आप लोगों का। देखो जी इसमें सबसे पहला सवाल कैसा पूछ सकता है आपका, कंपेयर द स्टेबिलिटी। घर पे जा करके आप लोगों को बताया था ना स्टार्टिंग में कि गाय पे निबंध लिखिए रेलगाड़ी पे निबंध लिखिए,
भैंसा पर निबंध लिखिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बढ़े जल्दी लिखने का, समझ रहे हैं। क्या लिख के आइएगा आप लोग कल? हाँ, और फिर छुट्टी के बाद आइए तो उस पर लिखिए कि वो तो देख रहा है, तो छुट्टी से आप लोग आइएगा तो उस पर क्या लिख के आइएगा कि छुट्टियों में मैं कहाँ, नानी घर, गर्मी की छुट्टी टॉपिक, उसके बारे में लिखिए आप पूरा 2-3 पेज। दुर्गा पूजा की छुट्टी, तो उस पर पूरा बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं एकदम, है ना। प्रैक्टिस करिए। हाँ, धुरवा का पंडाल पूरा, और लग गया इधर लिखने हैं पूरा, लिखे हुए दे लिखे, बकरी बाजार का पंडाल अगला पेज में आएंगे उसके तारीफ में कि उसके बाएं तरफ ये लगी हुई थी, दाएं तरफ पीसी ज्वेलर्स ने अपना ऐड किया था, दाएं तरफ मैं उसमें देखा तो मेरे को लगा कि मैं वहां क्यों नहीं हो सकती, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे ऐसे पूरा, फिर और कहीं का, समझ रहे हैं ना, लालपुर का दुर्गा पूजा, समझ रहे हैं। अगला टॉपिक पूरा पन्ना बाई पन्ना, हर दिन का 2-3 पन्ना होना चाहिए। लिख ही नहीं पा रहा है तुम लोग, देखो इधर, कंपेयर द स्टेबिलिटी, देखिए इधर, कंपेयर द स्टेबिलिटी, उतने में लिख लेना होता है। हाँ तो ठीक है, देखिए इधर, कंपेयर द स्टेबिलिटी। सबसे पहले क्या पूछेगा इधर, देखिए सबसे पहला सवाल इसमें यही है, खुद। क्या नहीं समझ में आता है क्या जी? समझ में आया जी? चलिए ये बताइए तो इनमें कौन स्टेबल है? सबसे पहला सवाल ये खुद ही होता है, और आपके जो 2 साल पहले क्वेश्चन में आया था यही आया था सवाल डायरेक्ट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया था, कौन सा इनमें से गलत, एक कोई गलत था बाकी सही था। बताइए क्या होगा जी? अब थैलियम का +1+3 कौन स्टेबल है? अब आप इस तरह का सवाल इनर्ट पेयर इफेक्ट का सवाल होता है, समझ लीजिएगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे जी, थैलियम कहाँ आ रहा है, समझ गया ना, सबसे लास्ट में गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो आपको पता है कि, समझ गया ना, कि आपका सबसे नीचे वाले में तो क्या होता है, थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा +3 से, जबकि आप अगर एसएन को देखिएगा तो एसएन सबसे लास्ट वाला नहीं है आपका, है ना, सेकेंड लास्ट है, तो कौन स्टेबल होगा, +4। इन दोनों में कौन होगा जी? ये हायर वाला स्टेट है, समझ में आ रहा है। अगर हायर स्टेट है तो फिर क्या होगा, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल, वही लोअर होता तो कौन स्टेबल होता, नीचे वाला। अच्छा, अगर मान लीजिए एसबी का पूछ रहा है तो आपका एसबी कहां पे आ रहा है जी, सेकेंड लास्ट में है, सबसे लास्ट नहीं है ना, तो कौन स्टेबल होगा, +5 वाला, और इसमें ये, मतलब अब देखिए आप, इनमें से सबका जवाब यहां नहीं लिखा हुआ था, देखिए तो, ये देखिए तो, समझ गए। सबसे पहले ये ऑर्डर वाइज आपको ध्यान रहना चाहिए, लोअर वाला स्टेट अगर आप किसी में भी ले रहे हैं तो लोअर वाला नीचे आते हुए स्टेबल होगा, हायर वाला नीचे आते हुए कम स्टेबल होगा, और जब सेम एलिमेंट को 2 अलग अलग स्टेट में कंपेयर कर रहे हैं तो आखिरी वाले में लोअर वाला है, बाकी सब में कौन है, हायर वाला, ऊपर वाला। तो बस ये ध्यान रखिएगा, यही मेन बात कह रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, और यही पूछा गया था आपसे 2 साल पहले, आप चेक कर लीजिएगा अपने पीवाईक्यू में, ठीक है। और सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस फिर अब देखिए, अब अलग तरह के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, 1-2 ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट का आपका स्ट्रेंथ, इसके बारे में सवाल करेगा, देखते हैं क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब। चलिए तैयार है क्या आप लोग? वेरी गुड, लिखिए क्वेश्चन गाइस। ठीक है, अब लिखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं, चाहे टॉपिक लिख लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां तक आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझ लिया, क्या ऑर्डर किधर, कौन स्टेबल कम स्टेबल। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके एक आधा एप्लीकेशंस। अच्छा, उसमें एक पॉइंट पहले नोट कर लीजिए, उसके नीचे जस्ट, कंपाउंड इन विच PB lead, compounds in which PB lead is present in +4, comma TL thallium in +3, TL thallium in +3,
and Bi in +5, bismuth in +5 acts as good oxidizing agent, acts as क्या जी, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ये कहा गया कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें आपको लेड जो है Pb वो किस में दिख जाए, +4 में, आपको बिस्मथ का कंपाउंड में बिस्मथ किस में दिख जाए, +5, थैलियम किस में दिख जाए, +3, तो ये बताओ कि क्या लेड का +4 स्टेबल होता है या +2 स्टेबल होता है? +2 होगा कि आखिरी वाला सब है ना। तो बताइए अगर वो कंपाउंड में लेड +4 में है और उसका +2 वाला ज्यादा स्टेबल है, तो क्या वो कंपाउंड रिएक्शन करके +4 से +2 में जाना नहीं चाहता है? चाहेगा ना। और खुद अगर वो क्या होना चाह रहा है, रिड्यूस होना चाह रहा है, तो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ रहे हैं क्या? इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग कैसे होंगे, आपके अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। अब चलिए एक दो सवाल लिखते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ लेड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ लेड acts as an oxidizing agent, which of the following oxide of lead acts as an oxidizing agent? ऑप्शंस लिख लीजिए। पहला PbO, PbO, सेकंड PbO2, 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 थर्ड Pb2O3, Pb2O3, फोर्थ Pb3O4, Pb3O4। बताइए क्या होगा, क्या पूछा था आपसे? एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आंसर आपका सही कंप्लीटली नहीं है और गलत भी नहीं है, एक से ज्यादा आंसर सही होंगे, और आंसर होगा इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला क्या था आपका, PbO, फिर क्या होगा PbO2, फिर क्या था Pb2O3, फिर क्या था Pb3O4, यही था। अब देखिए क्या मतलब है इनका, सब लोग ध्यान दीजिएगा। PbO में Pb, देखो भाई हमें पता है, आपसे पूछ रहा है कि कौन से वाले में ये कंपाउंड किसके साथ काम करेगा, एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कारण समझ लीजिए, आपको पहले भी लिखवाया गया था इससे पहले नोट में। Pb जैसे इसमें किसमें प्रेजेंट है, +2 में है, +4 में है, ऐसा कुछ, ठीक है। आप बताइए ना Pb का कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल है, आप खुद बताइए। Pb का कौन सा है, +2 वाला। मतलब अगर किसी कंपाउंड में वो +4 में है भी, तो वो चक्कर में लगा हुआ है कहीं ऐसा रिएक्शन कर जाए क्या कि हम +4 से कहां भाग जाएं, +2, इसके दिमाग में चल रहा है। अब अगर +4 वाला +2 में आना चाहता है, तो खुद क्या हो रहा है, तो सामने वाले को क्या करेगा, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सामने वाले को करता है उस पर नाम पड़ता है ना इसका। तो यहां पे पहले से ही क्या है, तो क्या अब कुछ करना चाहेगा, ये जहां आना था वहीं आके बैठा हुआ है, तो ये तो कुछ नहीं करेगा भैया। ये आपका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये सब नहीं है, आराम करेगा, चिल करेगा। ये किसमें है आपका, +4 में है, तो कहां आने का दिमाग चला रहा है ये, +2, खुद रिड्यूस होगा तो विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये खुद कहां से कहां जाना चाहता है, +4 से +2, है ना, खुद रिड्यूस, सामने वाला ऑक्सीडाइज। अब इसको देखिए, यहां तक आपने आंसर कर दिया था, ठीक है। अब देखिए Pb2O3, ये आपको सोचना था खाली। पता है Pb2O3 कोई एक कंपाउंड नहीं है कि आपका कोई प्योर कंपाउंड आपने सोच लिया, ऐसा नहीं है। क्यों बताइए, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या लगेगा, O2 माइनस और Pb पे 3+, क्या Pb पे 3+, Pb पे होता है 2 होगा चाहे 4 होगा। तो समझिए क्या गड़बड़ी फिर हो रहा है, हम क्या नहीं समझ पा रहे हैं। पता है ये एक्चुअल में आपके ये दोनों कैसे हैं, आपके कैसे है जी, मिक्स्ड ऑक्साइड्स है। मतलब दो ऑक्साइड्स मिल करके ये बना है। मतलब Pb2O3 जो है ना, वो एक्चुअल में किससे मिलकर बना है जी, समझे, इन दोनों का मिक्सचर है ये। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, Pb2O3 नहीं आ जाएगा। ये दिखाना चाह रहा है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है। कौन आपका, Pb2O3। अब बताइए क्या इसके मिक्सचर में जो एक हिस्सा PbO है, ये किसी के जैसा काम करेगा,
ये कुछ नहीं करेगा, बट ये किसके सा है, +4, ये तो क्या कर सकता है, कैन एक्ट एज क्या जी, अभी जस्ट तुमने बोला था जब पूरे मिक्सचर में एक भी बदमाश आदमी लिख गया, अगर दिख गया तो क्या हो जाएगा, फिर हो गया ना वो काम, समझ गए क्या, ठीक। अच्छा ये भी कैसा है आपका, ये भी कैसा है जी, वही मिक्स्ड ऑक्साइड है ये भी, तो इसमें क्या फॉर्मूला बन रहा होगा सोचिए तो, इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, बना इन्हीं दोनों से है, बट कैसे मिला होगा नहीं समझ पा रहे हैं हम। पीबीओ कितना ले लो आप, 2, क्या होगा बताइए तो, Pb2 Pb क्या हो गया 3Pb, और ऑक्सीजन कितना हो गया 4, समझ गए। अगर तुम इसको लोगे तब तो फिर कुछ और Pb2O5 बना दोगे आप, उसकी बात नहीं हो रही है, समझ गए क्या, मतलब ये सब मिक्स्ड ऑक्साइड है, उसको आपको सोचना पड़ेगा कैसे तोड़े तो ये बन जाए, ठीक है। और 2 और 4 में ही क्यों तोड़ा समझ गया ना, क्योंकि यही दोनों इसे क्या होते हैं जी, जिस स्टेट में वो दिखेगा, अरे ये सब पहली बात कर लिया था जी, समझ रहे हैं ना, कारण भी यहाँ बता दिया था क्यों 2 और 4 ही रहेगा, ठीक ओके। तो अब बताइए जी, ये कुछ नहीं करेगा बट ये फिर से क्या कर सकता है, कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लोग बोलेंगे ये भी क्या कर सकता है, खेला कर सकता है ना। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सवाल हो गया था, आपसे इतना नहीं पूछेगा, खाली PbO2 होगा और आप हाँ बोल दीजिएगा। चलिए गाइज एक और सवाल लिखिए इसी बात पे। अब ये इनर्ट पेयर है और उसका एप्लीकेशंस, इन सब को अलग अलग नहीं पढ़े होते तो कहाँ पे आता आपका, ये हर में ग्रुप 13 पढ़ते आप, उसके लास्ट में आया था थोड़ा सा, फिर 14 में, फिर 15 में, और आपको कहीं भी क्लियर समझ में नहीं आता तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए हम लोग इनको निकाल के पहले ही पढ़ के साइड कर ले रहे हैं। हाँ जी बहुत अच्छा, गजब, लिखिए लिखिए जी, अरेंज द फॉलोइंग इन the correct order of oxidizing strength, arrange the following in the correct order of oxidizing strength, arrange the following in the correct order of oxidizing strength। अच्छा कौन कौन है लिखिए, पहला GeO2 जर्मेनियम है ना, GeO2, दूसरा SnO2, तीसरा PbO2, आपको इनको अरेंज करना है किसमें जी, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ पे, कि कौन एकदम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन खराब होगा। क्या होगा ये, दिमाग वही लगाना है जो इनर्ट फेयर ने बोला है। अरे देखो आपका जो PbO2 है उसमें लेड किस में है +4, Sn वाले में किस में है +4, जर्मेनियम भी किस में है +4, तो ये लोग तीनों हायर स्टेट में है ना, तो हमें पता है कि अगर ये लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे तो खुद क्या होंगे, रिड्यूस, मतलब किस में जाएंगे, +2 में जाएंगे तीनों लोग, वो GeO में जाएगा, SnO में जाएगा और ये आपका PbO में जाएगा, यही होगा। बताओ तो ये लोअर वाला +2 में जाने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसका है, Pb का है ना, क्योंकि हमें पता है कि नीचे आते हुए लोअर में जाने का टेंडेंसी बढ़ता है लोगों का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, आखिरी वाले का। तो आखिरी वाला सबसे डेस्परेटली काम करेगा किसके जैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, ताकि हम क्या हो जाए, तुरंत हम रिड्यूस होकर के +2 में चले जाएं। और उसके ऊपर डेस्परेट कौन होगा, फिर सीरीज में कौन आ रहा है ऊपर, Sn, क्योंकि लोअर स्टेट रखने का सेकंड टेंडेंसी Pb के बाद किसका होगा, Sn का, इसलिए वो बोलेगा अब सेकंड नंबर पे मेरे को माने ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह काम करने का, बस यही आंसर है। क्या आंसर हो गया, PbO2 हाईएस्ट, SnO2 एंड देन GeO2। अब बताओ इसमें क्या नहीं लग रहा इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट आप सोच नहीं पा रहे थे, समझ गया ना, ये हुआ, वो लिंक कैसे करवाएगा आपसे, अब समझ लीजिए क्या है। अच्छा एक और नोट लिख लीजिए, सब इंफॉर्मेशन है, थोड़ा लिख लीजिए। कंपाउंड्स इन विच Sn 10 है ना, कंपाउंड इन विच
Sn is present in +2 oxidation state. Compounds in which Sn is present in +2 oxidation state act as good reducing agent, and that's why SnCl2 easily reduces, metal cation to their elemental form, reduces metal cation to their elemental form. अच्छा, अब ये बताइए तो क्यों आपका SnCl2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? सोचिए तो। और आपको ध्यान होगा तो ऑर्गेनिक में भी बहुत जगह हम लोगों ने यूज किया है, ध्यान आ रहा है? SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम लोग काम कराए हैं उसको तो, और ये कारण बताया भी गया था आपको। तो बताइए क्या होगा? SnCl2 क्यों एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए? Sn पक्का बताइए कौन सा स्टेट स्टेबल है, +2 की +4? देख कर बताइए, देख कर तो गलत बता रहे हैं, पता नहीं सोच कर क्या बताएंगे। Sn का कौन सा स्टेट ज़्यादा स्टेबल है? +4। तो इसका मतलब SnCl2 में Sn किस में है? +2। कहाँ जाना चाहता है वो? अपने स्टेबल वाले में, मतलब Sn +4। तो खुद क्या होना चाह रहा है? ऑक्सीडाइज। अरे +2 से +4 ऑक्सीडाइज ना हो जाए तो किसके साथ काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हैं क्या? पूरा जो रिड्यूसिंग एजेंट, इसका खेल इस पे कि आपको पता हो कि इसका +2 स्टेबल है कि +4, +3 की +5, +1 की +3, ये पता है आपको। और वो पता किससे चलेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर आपको ये पता है, वो टेबल जो बनाया गया था, 3 बॉक्स जो बनाया गया था, वो आपको पता है कि अच्छा ये स्टेबल होता है, इससे आप बता पाइएगा कौन किसके साथ काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग और कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, सब समझ पाइएगा आप। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। नीचे ऐड कर लीजिए, इसी लाइन के नीचे में नोट कर ही लीजिए, आप लोग नहीं बता रहे हैं। Sn+2 है ना, ऐसा लिख लीजिएगा इसके नीचे आप, ताकि थोड़ा सा कंक्लूजन। Sn+2 से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है जी? Sn+4। और इसी कारण से वो किसके साथ काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। देयरफॉर SnCl2 acts as good reducing agent। अच्छा, एक और सवाल लिख लीजिए, एक और तरह का वेरिएशन थोड़ा देख लीजिए। इफ TlI3 exists, हाँ, इफ TlI3, ठीक है, TlI3 exist, then identify the ions present in it, TlI3 में कौन कौन से आयन्स है? जैसे आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि आप मेरे को बताइए Na2SO4, तो आप क्या बोलिएगा? Na+ है और SO4 है, इन दोनों से मिलकर बना है। तो आपसे TlI3 में आयन्स पूछ दिया, कौन दोनों आयन्स के मिलने से ये बना होगा सॉल्ट? क्या आएगा इसमें? सबसे पहला हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या आंसर दे दें? Tl+3 और I-, जबकि ये गलत आंसर है। सोच लीजिए। क्या होगा बताइए? तो ये सवाल सब ऐसा रहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। मतलब आपको बेसिकली ऐसा नहीं है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ लेने के बाद हम डर जाना है कि बाप रे बाप कहीं लग जाएगा, नहीं। आपको मान लीजिए लेड, बिस्मथ, थैलियम, आपका टिन, इसके आसपास सवाल आया और कुछ भी वो जरा सा भी दाएं बाएं किया तो समझ जाना किसका सवाल है, ये इनर्ट पेयर का है। समझ गए ना? मतलब इनर्ट पेयर में सबसे पहला तो हिंट आपका होता है कि आपका पीबी के बारे में कुछ बात कर रहा है, और वो भी कैसा? जहां आपको लग रहा है ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग स्टेट्स के आसपास जा रहा है।
टीएल के बारे में बात कर रहा है, बिस्मथ के बारे में मेन बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना। और एक थोड़ा सा ये भी आ जाता है एसएन। इन सब के आसपास में ज्यादा बातें कर रहा है तो आपके दिमाग में क्या क्लिक कर जाना चाहिए कि यार ये ग्रुप 13, 14, 15 का आखिरी वाले के बारे में काहे बात कर रहा है, मतलब यहां पे शायद इनर्ट पेयर्स के टर्म से मेरे को थोड़ा सा सोचने का जरूरत है शायद, समझ रहे हैं ना, कि बहुत सारा फैक्टर पढ़ने के बाद हमें क्लिक ही नहीं करता था यहाँ इनर्ट पेयर देखना था क्या, समझ रहे हैं क्या। तो जैसे किसके बारे में पूछा है आपसे, बताइए TlI3 क्या क्या आयंस होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब पूछेगा अगली बार भी तो आपको ध्यान आएगा टीएल में ऐसा क्या खास बात है, अच्छा इनर्ट पेयर का कुछ सोचना है क्या, तो आपका क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करिएगा, देखिए हमें सबसे पहला थॉट हम लोग क्या देते हैं, क्या होना चाहिए आपका Tl+3 और I- है ना। अगर ये बनेगा ना तो ये एक्चुअल में मान लीजिए आप ये दोनों आयन अगर लेके बनाने जाओगे ना, मान लीजिए आप अगर ये दोनों, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो कंपाउंड है वो ये दोनों आयन से नहीं बनता है, ठीक। तो किससे बनता है वो तो मैं आगे बताऊंगा ही। आपको एक डाउट ये आ सकता है, तो सर ये दोनों आयन अगर लेके आएंगे तो बनेगा क्या, जब इन दोनों से ये नहीं बनता तो क्या बनता है, पहले ये बताइए और बाद में ये बताइएगा कि ये किससे बना है। दो सवाल आ सकता है ना यार। तो इसमें क्या रास्ता है, देखिए इन दोनों को अगर आप लाइएगा ना तो क्या बन जाएगा पता है, ये जो आपका है ये किस में स्टेबल है आपका +1, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कहां पहुंच जाएगा Tl+1, और अब जाकर के इसको बोलेगा अब आओ मेरे साथ बॉन्डिंग करो, अब हम तैयार हो गए, अपने स्टेबल स्टेट में आ गए, मेरे को अब अच्छा लग रहा है। तो उस चक्कर में ये क्या किया, उस चक्कर में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला है वो कौन दिया होगा, I ही देगा, जब सामने रिएक्शन इनके बीच हो रहा है। तो 2 I- मिल करके इसको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये यहां आ गया। अब ये अगर दोनों I अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये लोग तो कहां पहुंच गया, I0 में पहुंच गया सीधा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, और I0 में पहुंच गया मतलब I2 के फॉर्म में। अच्छा, और ये फिर क्या करेगा, तीसरे I- से मिलकर क्या बना लेगा, कंपाउंड। तो आपके पास क्या बन जाएगा Tli + I2। मतलब अगर आप इन दोनों आयन से स्टार्ट करोगे ना तो आपको ये नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा Tli + I2 ये मिलेगा, ठीक। तो सर अब हमारा मेन सवाल, सर ये किससे बना होगा ये बताइए ना, पूछा तो ये गया है, पता है किससे बना है ये बना है आपका Tl+1 और, समझ गए, ये इससे बना हुआ है। इसमें कौन कौन से आयन है आपके Tl+1 और I3-। कराइए अब जो आप कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा आपका Tl(I3), ये ऐसे बना होगा, समझ रहे हैं ना। इसमें ये +1 में पहले से है तो कोई तूफानी नहीं मचाएगा, इधर यहाँ +3 में है तो इसको पहले परेशान कर देगा। तो ऐसा सवाल भी कभी पूछ लेता है कौन से फॉर्म में आयन रहेगा नहीं रहेगा। तो ये भी इनर्ट पेयर का था, ठीक है, खत्म ही है ये भी अब। ओके, अब इस पर रहता भी है तो क्वेश्चन थ्योरी पूरा खत्म है, ठीक है। और इसके मेन हम लोग रीजंस पे उतना नहीं जा रहे हैं, रीजंस उतना अभी काम आपको नहीं पड़ेगा, उसको अभी रहने दीजिए। और ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आएंगे ब्रेक के बाद, तो उसमें देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो हम लोग पीपीटी भी यूज कर सकते हैं, तो आप थोड़ा तैयार रहिएगा। अरे पढ़ेंगे यार, ऐसा डरने क्या लगता है, पढ़ ही ना रहेगा।